Good evening, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do newspaper of January 9th. We have already talked about Pravasi Bharatiya Divas in on 6th and 7th of December of January. So, first article we will talk about is on page number 1 regarding the medical graduate. In Maharashtra, the government medical college, 2 out of 3 graduate chose fine over rural posting. मतलब अप्रॉक्सीमेटली 66% ऑफ द ग्रेजुएट उनको फ़ाइन देना ज़्यादा पसंद, ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू रूरल पोस्टिंग से, क्योंकि कंपलसरी 1 ईयर रूरल पोस्टिंग होता है ग्रेजुएट लोग का और अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ फ़ाइन है। तो 10 लाख रुपीज़ वो दे सकते हैं, उनके लिए 10 लाख रुपीज़ देना आसान है एज कम्पेयर टू रूरल पोस्टिंग. दिस शोकेसेस द लैक ऑफ मोटिवेशन, द लैक ऑफ इंसेंटिव बेस्ड मैकेनिज्म, द लैक ऑफ any other alternatives regarding the healthcare system in India. Then first article is also talks about the share of renewable source of energy which has increased in the grid. तो अभी जो ग्रिड में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बढ़ चुका है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टोरेज ऑप्शन चूज करना स्टार्ट किया. एनर्जी स्टोरेज इज नीडेड अलॉन्ग साइड द ग्रीन एनर्जी सोर्सेज. तो स्टोरेज के लिए क्या क्या चाहिए? लिथियम आयन बैटरीज चाहिए. इट कैन बी जियोथर्मल, इट कैन बी मैकेनिकल स्टोरेज, इट कैन बी हाइड्रो पावर स्टोरेज. तो पहला कंस्टेंट है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैसेस टू रन गैस टर्बाइन टू complement the growing renewable source of energy capacity in the generation. और with regarding to transition from non-renewable source of energy such as coal, oil towards renewable source of energy, what is needed? There is needed, उसके बीच में जो होगा वो हाई एफिशिएंट कोल बेस्ड प्लांट होना चाहिए इंटरमीडिएट बेसिस पर, और साथ ही साथ स्लो ट्रांजिशन होना चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो. फर्दर द करेंट कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज अराउंड 404 गीगावाट एंड मैक्सिमम डिमांड इज अराउंड 215 गीगावाट. Then next article is on page number 8 regarding the Ganga cruise. नेशनल वाटरवे जो है 1 और 2 जो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर को इंक्लूड करता है, PM has just flagged off luxury Ganga cruise which will sail along Ganga river and also the Brahmaputra river. It will help to increase the tourism industry in these region, और साथ ही साथ जो नेशनल वाटरवे हाईवे है उसको बढ़ावा मिलेगा. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 10 रिगार्डिंग द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो इसको जानने की कोशिश करें कि ये क्या, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लेंगे पहली बात, और ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है और क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, रेलेवेंट है. पहला है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट लूमिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एज डिक्लेयर्ड बाय WHO. जो भी रोज़ हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं डेली, पैरासीटामोल हो गया और साथ ही साथ और भी ड्रग्स होता है, खाना में ड्रग्स होता है, जो पोल्ट्री फार्म वहाँ ड्रग्स होता है, साथ ही साथ जो फूड इंडस्ट्री है पूरा उसमें भी ड्रग्स यूज़ होता है. तो उससे एक बॉडी में जो भी बैक्टीरिया आता है इट म्यूटेट्स एंड इट एडजस्ट्स टू द न्यू कंडीशन. उससे क्या होता है कि जब आप ओल्ड वे ऑफ ड्रग्स देते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं, वो काम नहीं करता है.
तो इससे देखा गया है कि द टीबी इज बिकमिंग मोर एंड मोर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देयर आर सम पॉइंट्स गिवन हियर। फर्स्ट इज डिजीज प्रिवेंशन एंड वेलनेस। सेकेंड पॉइंट इज reducing AMR, antimicrobial resistance, through use of sanitation drive, clean water supply, holistic hospital driven control program. साथ ही साथ there should be a coordination between the animal industry, health industry and environment sector such that जो भी आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, जो भी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उससे पता लगे हेल्थ इंडस्ट्री को कि कौन सा ड्रग्स यूज़ हो रहा है। And to prevent such unnecessary use of antibiotics in farms that is coming to our plates in the end supply. Further, vaccine can be used to prevent infection. उसके बाद है कि invest in R&D in both government and private sector. Further, there has to be a moral vision, collective moral vision regarding the AMR. लॉन्ग टर्म पॉलिसी होना चाहिए रिगार्डिंग द AMR, कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो लिख सकते हैं। तभी डील होगा पूरा जो एक एंटी माइक्रोबियल जो ऑर्गेनिज्म है उसको डील कर सकते हैं। तभी जाके जो गोल है, जो एंड गोल है, डैट इज़ वन हेल्थ। वन हेल्थ मतलब बोथ द एनवायरमेंट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड ऑल्सो द एनिमल हेल्थ। टोटल हेल्थ होगा, उसको वन हेल्थ होगा, तभी सक्सेस पा सकेंगे। The next article is on next page, on page number 11, regarding the philanthropy for prosperity. इसमें दिया हुआ है कि philanthropy can be used to make some important changes in society regarding development, regarding elimination of poverty, regarding reducing of inequality. तो यहाँ पर CSR एक्टिविटी ऑलरेडी होता है। तो इसमें बोलना चाह रहे हैं कि सोलर पावर इट कैन बी सेड एज थर्ड क्रॉप, वीट, राइस और जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं फार्मर, उसके अलावा सोलर पावर को भी अगर इस्टेब्लिश करेंगे फार्म एरिया में तो उससे 3 काम होगा। पहला होगा कि इट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर। सेकेंड, इट विल हेल्प टू इंक्रीज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड, कि इट विल ऑल्सो लीड टू द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि जो फार्म वहाँ पर होंगे तो साथ ही साथ जो लैंड इरोजन होगा वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि लैंड वो एरिया शेड रहेगा और साथ ही साथ वहाँ पर प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और भी प्लांट्स को। तो यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि अडानी पावर है, इट कैन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रीन एनर्जी सच एज सोलर, सच दैट कि इतना सारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रीच कर सके। बस नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन ये क्या है? इसका मीनिंग होता है कि एनर्जी ट्रांजिशन शुड नॉट बी इन अ 1 day or 2 day or 1 year 2 year. It should be a slow process. It should be a long term approach of any country. तो इंडिया का जो अप्रोच है वो पीपल सेंट्रिक मेजर्स है और साथ ही साथ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है। स्लोली India is moving towards energy transition for phasing out coal and also to move towards renewable source of energy from solar, wind, nuclear etc. तो यहाँ पर है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है कि इंडियाज पावर नीड्स ट्रांजिशन प्लान एंड फाइनेंस। सिर्फ ट्रांजिशन बोलने से नहीं होगा, उसके लिए प्लान चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, क्योंकि जो इन हैवी इन्वेस्टमेंट नीड होता है इन द पावर ग्रिड टू एब्जॉर्ब द इंक्रीज इन शेयर ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर बढ़ेगा तो उसके साथ स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी के लिए डाइवर्स रिसोर्सेज चाहिए, सच एज लिथियम आयन, लिथियम एल्यूमिनियम, बैटरीज चाहिए, उनका एक सप्लाई चेन चाहिए। इसको फाइनेंस कौन करेगा, इस पर बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडिया कैनॉट फोकस जस्ट क्विक फेज आउट ऑफ कोल। आज से बोलें कल कोल ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता।
it has to use coal to meet the energy security of the country, because many of the people are poor in this country and they need energy. They need sustainable cheap source of energy for their sustenance. उसके लिए कोल बहुत ज़रूरत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोल को फेज आउट धीरे धीरे करें. तो यही बात करना चाह रहा है कि G7 कंट्रीज है, दे वांट टू सिक्योर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, बट दे शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्लान एंड ऑल्सो द हाउ द कंट्री शुड फेज आउट. कैसे करना चाहिए, ट्रांजिशन प्लान क्या होना चाहिए, फाइनेंस क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए, और साथ ही साथ मॉनिटरिंग कौन करेगा इन्वेस्टमेंट को, उसके ऊपर एक बात होना चाहिए जो रिच कंट्रीज है. फर्दर they are not also meeting the demands of $100 billion as promised in COP26-27. COP26 में बात हुआ था कि हम लोग फंड करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन को, अभी तक डेवलप कंट्रीज ने किया है. फर्दर जो एनर्जी ट्रांजिशन होगा फ्रॉम कोल टू डायरेक्टली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बीच में एक फेज आएगा, वो रहेगा हाइड्रोजन गैस, और बीच में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आएगा, उसको भी हम लोग फंड करना चाहिए लॉन्ग टर्म में. ये इस पे बात किया. देन नेक्स्ट आर्टिकल्स ऑन पेज नंबर 13 रिगार्डिंग द विलेज डिफेंस. तो इसमें जानना चाहेंगे विलेज डिफेंस कमेटी है क्या. इट वॉज फर्स्ट क्रिएटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, नो इन किश्तवाड़, रामबन इन 1990s व्हेन द कश्मीर मिलिटेंसी वॉज वेरी हाई. उस समय जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिसाइड किया था कि हर एक रेसिडेंट को जो भी रहते हैं वहाँ पर उनको गन्स प्रोवाइड किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए. उसमें जो लोग रहेंगे उनका नाम रहेगा विलेज डिफेंस गार्ड अंडर द स्कीम ऑफ विलेज डिफेंस कमेटी. तो विलेज डिफेंस गार्ड जो रहेंगे दे विल ऑल्सो हेल्प द स्टेट टू एलिमिनेट टेररिज्म, एलिमिनेट मिलिटेंट्स इन द रीजन, और साथ ही साथ दे विल ऑल्सो बी गिवन सम रेम्यूनरेशन अराउंड 4,500 रुपीज़ पर मंथ. They will be headed by SPO, स्पेशल पुलिस ऑफिसर. तो इससे 2-3 काम होगा. पहला काम होगा कि लोग के अंदर में एक मोटिवेशन होगा, एक कि वो रह सके, सिक्योरिटी हाई होगा, सिक्योरिटी ज़्यादा होगा, साथ ही डर भी रहेगा आतंकवादी के अंदर में, दिमाग में, कि वो सिविलियन से भी मर सकते हैं, और साथ ही साथ सिविलियन उनको हंट कर सकते हैं. तो एक डेटरेंट मैकेनिज्म से काम कर सकते हैं, काम किया जा सकता है इसमें. तो कंट्रोवर्सी क्या था कि मेनी ऑफ द केसेस वेयर दे आर रिगार्डिंग रेप, मर्डर एंड राइटिंग. तो जो विलेज डिफेंस कमेटी है इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी अप्रोच है. तो इसका नेगेटिव अप्रोच पर फोकस ज़्यादा नहीं, पॉजिटिव फोकस करना चाहिए, और साथ ही मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए बाय द होम मिनिस्ट्रीज एंड डिफेंस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर एडमिशन को भी करना चाहिए. ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से डेटा पब्लिश होना चाहिए ऑनलाइन, और साथ ही साथ कौन कौन लोग हैं उसका एक बैकग्राउंड चेकिंग होना चाहिए बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज, ताकि कोई भी अनवांटेड एंटी नेशनल एलिमेंट इसका फ़ायदा उठा नहीं सके. द नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड. हाल फिलहाल में RBI हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल इशू ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ ₹16,000 करोड़. और ग्रीन बॉन्ड क्या है, तो यहाँ बात है ग्रीन बॉन्ड आर इशूड बाय एनी सॉवरेन एंटिटी, इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप, अलायंसेस, कॉर्पोरेट एक्सेट्रा टू यूज़ द बॉन्ड से दे करके मार्केट में पैसा उठाना है, और पैसा को यूज़ करना है कहाँ पे, फॉर द प्रोजेक्ट दैट इज़ क्लासिफाइड एज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फॉर द ग्रीन प्रोजेक्ट, जैसे सोलर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, फिर विंड हो गया, जियोथर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया, एक्सेट्रा. जो भी चीज़ है ग्रीन सेक्टर में उसको प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए ये बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड. तो क्या बेनिफिशियरी, तो ग्रीन बॉन्ड ऑफर्स इन्वेस्टर अ प्लेटफॉर्म टू एंगेज इन गुड प्रैक्टिसेस. दे इंक्रीज their brand value, and also they also help the companies to meet the demand of sustainability, and also to be compliant with the environmental issue in the country. और साथ ही साथ नेक्स्ट है कि
जो इंडिया का टारगेट है कि टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाय 45% फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2030, और 50% इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोड्यूस होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड होगा बाय 2030। ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग फाइनेंस कर सके ग्रीन प्रोजेक्ट में, और ग्रीन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए एक अच्छा अप्रोच है, वो है ग्रीन बॉन्ड। तो कौन कौन सा प्रोजेक्ट फाइनेंस हो सकते थे? वेरियस प्रोजेक्ट सच एज क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक मेट्रो हो गया, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पॉल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन, ग्रीन बिल्डिंग में यूज हो सकता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो सकता है, ये सब एरिया में यूज हो सकता है। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इम्बैलेंस इन फर्टिलाइजर यूज। रिगार्डिंग द फर्टिलाइजर्स prices, it has gone up. तो अभी जो है जो सब्सिडी है वो ज़्यादा बढ़ चुका है और प्राइसेस भी बढ़ चुका है। तो उससे चैलेंज ये हो रहा है कि देयर इज़ अ इलीगल डाइवर्सन ऑफ हेविली सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। उसको रोकने के लिए नीम कोटिंग लाया गया था, दैट विल हेल्प इन माइल्ड नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। लेकिन तब भी अभी डाइवर्जन इलीगल डाइवर्जन हो रहा है फर्टिलाइज़र का। तो फर्टिलाइज़र में 3-4 तरह का होता है। पहला है यूरिया, DAP, उसके बाद है SSP। तो ये 3-4 तरह का जो फर्टिलाइज़र है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि आने वाले वक्त में DAP का यूज़ को कम करना चाहिए, राइस और वीट में ही यूज़ करना चाहिए, और साथ ही साथ बाकी फर्टिलाइज़र को भी स्पेस देना चाहिए, तभी जाके न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है वो कम होगा। ऐसे क्या होता है, सब्सिडी ज़्यादा हाई है तो फार्मर DAP यूरिया को ज़्यादा डालते हैं फूड क्रॉप में, और साथ ही साथ उससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाता है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इम्बैलेंस होने के कारण सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, और साथ ही साथ देयर इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, environment, etc. That's all for today. Now we will talk about the next newspaper. Now coming to next newspaper of January 10th. First article is on page number 1 regarding the जोशीमठ क्रैक्स। तो इसमें वो जल्दी जल्दी करेंगे कि वहाँ इशू क्या है। इशू है कि जोशीमठ जो विलेज है, विलेज जो जोशीमठ में है, तो वहाँ पर क्रैक्स पाया गया है, और इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा नहीं है जो क्रैक्स पाया गया था। ये 2021 में भी हुआ था, जिस पर जो रिपोर्ट में कहा गया था कि देयर इज़ ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, देयर इज़ ग्रोइंग डेवलपमेंट इन द एरिया where the soil is not stable। लेकिन तब भी डेवलपमेंट होते ही रहा, इसके कारण जो सॉइल स्टेबिलिटी है वो इम्बैलेंस हो गया। We will talk about it in next page. PM has already said that Pravasi Bharti are India's brand ambassador. The story of India, the civilization aspect of the India, and their success resonates with the growth of India in the world. तो जो भी NRI है, PIO हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया स्टोरी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक इन इंडिया इज नॉट आइसोलेशनिस्ट। आइसोलेशन में बात नहीं है मेक इन इंडिया का, इट इज़ बोथ फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया का मतलब है कि वी विल मेक, वी विल डेवलप, वी विल मेक, वी विल assemble, we will manufacture in India, but we will also meet the demands in India in domestic market, and also we will export to other parts of the world.
जैसे C-295 एयरक्राफ्ट है, ये साइन किया है। वैसे बहुत सारे जो एरियाज़ है, PLI स्कीम है इन नैनो टेक्नोलॉजी, फर्दर स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो भी मेक इन इंडिया, साथ ही साथ फॉर द वर्ल्ड है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट $10 बिलियन जिसमें एक्सपोर्ट होने वाला है आने वाले वक्त में, मोबाइल फ़ोन्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो वो भी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड है। साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी, फिर फूड प्रोसेसिंग में भी, एग्रीकल्चर में भी, स्टील में भी। तो बोलना चाह रहे हैं कि मेक इन इंडिया आइसोलेशन में काम नहीं करता है, इट इज़ बोथ international as well as it meets the demands of the domestic country and also for the world. Then next article is on page number 12 regarding Joshimath crisis. तो ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि इट कैन बी सेड दैट जो क्राइसिस है इट इज़ ड्यू टू द फ्रेजाइल हिमालयन माउंटेन सिस्टम, क्योंकि जो प्लानिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हुआ वो ढंग से नहीं हुआ वहाँ पर। पहले भी 1976 में भी रिपोर्ट सबमिट हुआ था जिसमें देयर वर मेजर कंसर्न एरियाज रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क दैट वेर कैरिड आउट इन दीज एरियाज वेयर द ग्लेशियल डेब्रिस एक्यूमुलेट। उससे क्या होता है कि सॉइल का स्टेबिलिटी इम्बैलेंस होता है वहाँ पर। और हाई सिस्मिक जोन में आप अगर टनल बना रहे हैं विद द यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव, और साथ ही साथ जो रैपिड अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट है उसके कारण ही प्रॉब्लम हुआ है ये। तो ये पहले भी रिपोर्ट ने फ्लैग किया था ये एरिया को। जैसे मिश्रा कमेटी रिपोर्ट जो है इट हैड मेड रिकमेंडेशन कि वो एरिया हाई सेस्मिक जोन में है और टाउन हैव एक्सपीरियंस्ड रेगुलर ट्रेमर जो होता है अर्थक्वेक का वो, और साथ ही साथ टॉप सॉइल जो हाईली अनस्टेबल है। लेकिन तब भी हाइडल पावर प्लांट है वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। पावर कॉरपोरेशन टोपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी हुआ, NTPC का भी हुआ। और साथ ही साथ उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मैंने ये भी बोला था, ये भी जो इंस्टीट्यूशन है इसने भी फ्लैग किया था कि देयर वर ट्रबल्स सरफेसिंग इन जोशीमठ इन 2021। लेकिन ये पूरा नज़रअंदाज करने के बाद इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो इलाका में। देन नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट ने पहले बैन कर दिया था रिगार्डिंग द वीट एक्सपोर्ट इन द कंट्री बिकॉज द गवर्नमेंट आर fearful that wheat export would hamper the food security of the country. But right now the wheat prices is low and also the godowns is overflowing. और नेक्स्ट असाइनमेंट जो आएगा वीट का वो आना स्टार्ट हो चुका है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, और द फार्मर हैव सोन अराउंड 32.2 मिलियन हेक्टेयर दिस टाइम। इसके कारण जो एक्सपोर्ट का टेंडेंसी है वो बढ़ सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने जो पहले बैन किया था वीट एक्सपोर्ट पर ये उठाने जा रहा है। The next article talks about the need for higher education in India. पहला है कि ड्यूरिंग लास्ट 3 decades इंटरनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन क्यों हो रहा है। पहला है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। दूसरा है कि इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटी इन कैंपस इज अनवायबल। तीसरा है कि लैंडस्केप ऑफ ग्लोबल एजुकेशन हैज ड्रामेटिकली चेंज पोस्ट कोविड। द आइडिया ऑफ ब्रिक मोटर इंटरनेशनल कैंपसेस हैव गिवन अवे टू building solid partnership, student faculty mobility, exchange and immersion program, joint teaching and research opportunity.
तो ये बोलना चाह रहा है कि क्या हम लोग बाहर भेज रहे स्टूडेंट को, तो क्या ऐसा बना सकते हैं यूनिवर्सिटी इंडिया में कि बाहर से लोग आए पढ़े इंडिया में, जैसे 2000 साल पहले when नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला अट्रैक्टेड फैकल्टी एंड स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए कुछ कुछ इसमें पॉइंट्स दिया गया। पहला जो पॉइंट है कि ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द इंडियन यूनिवर्सिटी होना चाहिए रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, ये टैग मिलना चाहिए, उससे ऑटोनॉमी बढ़ेगा। ऑटोनॉमी बढ़ेगा तो फी स्ट्रक्चर, सिलेबस स्ट्रक्चर खुद डिसाइड करेंगे यूनिवर्सिटी, उससे जो एक एक स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी, स्पिरिट ऑफ लर्निंग वो बढ़ेगा। दूसरा, इस्टेब्लिश ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन इंडिया लेड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर to meet the needs of the aspiration of the international student. Currently, India's gross enrollment ratio is very low as compared to other areas. उसके बाद स्पेशल एक एजुकेशनल जोन होना चाहिए जहाँ पर यूनिवर्सिटी के कैंपस को इस्टेब्लिश करे ताकि बाहर से भी लोग आपके पढ़े। इंडियन यूनिवर्सिटी फेसेस रिसोर्स स्कैरसिटी। National Education Plan have targeted at least 6% of investment in higher education, जो अभी तक हो नहीं पाया। तो चौथा पॉइंट ये है। पांचवा है कि देयर इज़ अ बैरियर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च करती है सरकार, फॉर एग्जांपल IIT, IIM, एम्स एक्सेट्रा। तो वो और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी एक तरह से मिलना चाहिए फंड। वो कैसे होगा? जब आप इंसेंटिव देंगे प्राइवेट सेक्टर को भी। दूसरा है लिबरल एंड प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी इकोसिस्टम होना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ भर्ती हो। ये पूरा पॉइंट्स अगर करेंगे तभी जाके इंडिया का जो सपना है कि टू बिकम अ विश्व गुरु इन 2047 2050 ये पूरा हो सकेगा। देन next article talks about the increase in online exposure of children. It has threatened the online safety of the children with the increase in popularity of the social media platform Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Further utilization of the education app shift to online classes have led to the increase in exposure. तो इसे एक्सपोजर होने से क्या हो रहा है कि चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट है, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सेक्सुअल माइनर, ऑब्टेनिंग ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल्स, एग्जिबिज्म, मीटिंग ऑफ अब्यूज़र इन पर्सन, ये बढ़ चुका है। इसके कारण बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं बच्चों के अंदर में, थिंकिंग चेंज हो रहा है, आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है, आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग भी हो रहा है। तो इसको डील करने के लिए 2-3 पॉइंट है जो पूरा आर्टिकल में से है। पहला है कि there has to be collaboration between the non-traditional partner from industry, government ministries regarding the technological communication and law enforcement. दूसरा है कि regarding the digital personal data protection bill, the area of the child abuse and regarding the privacy of the child should be there. It should have mentioned the security and the respecting the privacy of the child. तीसरा है creation of framework for the roles and duties of relevant stakeholder regarding the SOP for protecting the child abuse. उसके बेसिक ऑनलाइन सेफ्टी मेजर होना चाहिए, पेरेंटल गाइड होना चाहिए, पेरेंटल सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, पेरेंटल अवेयरनेस ट्रेनिंग होना चाहिए विद इन द कम्युनिटी, तभी जा करके इसको प्रिवेंट कर सके। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द जोशीमठ ground where the cracks have appeared on roads, building, temples, etc. तो क्यों हुआ है? तो पॉसिबल कॉजेज क्या क्या है? तो पॉसिबल कॉजेज है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, ओवर पॉपुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, हाइडल पावर एक्टिविटीज, द एरिया इज ऑलरेडी अ सिस्मिक जोन, मतलब अर्थक्वेक का चांसेस वहाँ बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्वेंट ट्रेमर होते रहता है। तो वहाँ पर अगर आप ब्लास्ट से
TNT ब्लास्ट से अगर टनल बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, हेवी मशीनरी को यूज़ करेंगे तो सॉइल का जो मूवमेंट है वो तो अफेक्ट होगा ही वहाँ पर। फर्दर, जोशीमठ सिटी हैज़ बीन बिल्ट ऑन एंशियंट लैंडस्लाइड मटेरियल विद द डिपोजिशन ऑफ सैंडस्टोन, और इसके कारण हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है, इसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, उसके कारण पानी सिंक जो होता है उसमें हो करके वो रॉक्स के अंदर में सीप कर जाता है, उसी कारण क्रैक आ जाता है रॉक के अंदर में। तो ये 4-5 पॉइंट है जिसके कारण ये लिख सकते हैं इन द डिजास्टर मैनेजमेंट और GS पेपर 1 में रिगार्डिंग द लैंडस्लाइड और बाकी से। तो इंडिया डायस्पोरा, तो बेसिक हिस्ट्री है कि पहले जो इंडिया का जो एक डायस्पोरा था, दे वर रिगार्डिंग द इंडेंजर लेबरर्स। कहाँ के? मॉरिशस और अफ्रीकन कंट्रीज, इवन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज, कैरेबियन आइलैंड एक्सेट्रा। उसके बाद फेज़ आया इंडिया का जिसमें NRI PIO वो जाते थे मलेशिया, सिंगापुर में बसे। उसके बाद आया हाईली टेक्निकल प्रोफेशनल, दे आर गोइंग टूवर्ड्स गल्फ, वेस्ट एशिया। फिर उसके ब्लू कॉलर वर्कर, दे आर गोइंग माइग्रेटिंग टूवर्ड्स गल्फ, वेस्ट एशिया। एंड देन केम द पीरियड ऑफ द हाईली टेक्निकल वर्क फोर्स, वाइट लेबर, जो भी वाइट कॉलर जो वर्क कर रहे हैं उन लोग गए US, UK, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। तो अगर डेटा पॉइंट देखा जाए तो मैक्सिमम जो NRI ओवरसीज इंडियन है वो कहाँ से? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 44 लाख, देन फ्रॉम UAE 34 लाख। तो यहाँ पर दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 44 लाख, यूनाइटेड किंगडम 17 लाख, UAE 34 लाख, श्रीलंका 16 लाख, साउथ अफ्रीका 15.6 लाख, एंड इंडिया रिसीव्स अराउंड 100 बिलियन, अभी टच कर जाएगा $100 बिलियन इन रेमिटेंस। फर्दर, इंडिया डायस्पोरा इज ऑल्सो एक्टिव इन पॉलिटिक्स, दे हैव रिप्रेजेंटेशन इन GOP मतलब जो वहाँ के जो रिपब्लिकन है US में, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक पार्टी में भी। HAF हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, फिर सेवा संघ, बाकी लोग उन लोग भी पॉलिटिक्स में भी हैं। और एक और डेटा है यहाँ पर कि कितने लोग हैं अभी, 3.22 करोड़ PIO, NRI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब। तो ये हो गया करीब करीब। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।